स्टार्ट करते हैं। आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा। तो आज की जो हमारी डिस्कशन की न्यूज है उसमें से सबसे पहली जो न्यूज की हम बात करें तो सबसे पहली न्यूज में आपको पहले एक प्रश्न का जवाब देना होगा। प्रश्न आपके सामने, इसका जवाब दीजिएगा जल्दी से। प्रश्न है, कभी कभी समाचारों में देखा जाने वाला हाथी दर्रा, कौन सा दर्रा? हाथी दर्रा का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके मामलों के संदर्भ में किया गया है? ये 2009 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। 2009 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था। डी जाफना और श्रीलंका को अलग करता है, बहुत बढ़िया, ठीक है। डी जो है आंसर, इसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। अब देखिए इस प्रश्न के बाद हम चलते हैं आगे। तो इसकी डिटेल जो है डी आंसर है। हाथी दर्रा जो है श्रीलंका जो आप देखते हैं उसकी उत्तरी मुख्य भूमि को, उत्तरी मुख्य भूमि जो है उसको कहते हैं जो वानी के नाम से, किसके नाम से? वानी के नाम से जाना जाता है, को जाफना प्रायद्वीप, जो जाफना प्रायद्वीप है उससे अलग करता है, के साथ जोड़ता है। जोड़ता मतलब भूखंड है, लेकिन भूखंड को सामान्यतः कोई भी जो दर्रा होता है, भूमि का दर्रा, वो तो जोड़ता है, लेकिन अगर कोई जलराशि होती तो वो इनको अलग करती, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। जोड़ता है। डचों के कब्जे के दौरान हाथियों का निर्यात कोरतेव से किया जाता था, जो यहाँ पर एक स्थान है जो जाफना प्रायद्वीप से दूर स्थित द्वीपों में से एक था, और हाथियों की वार्षिक बिक्री जाफना में आयोजित की जाती थी। इसलिए इस यहाँ पर जो जहां से निकाल करके ले जाते थे हाथियों को, उसको नाम पड़ गया हाथी दर्रा, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो अन्य हिस्सों में पकड़े गए हाथियों को इस लेगून के पार जाफना प्रायद्वीप में ले जाया जाता था, जिसके कारण इसे हाथी दर्रा नाम दिया गया है। तो यहाँ पर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम अर्थात लिट्टे और श्रीलंका के इतिहास में एलिफेंट पास के पतन ने पहली बार चिन्हित किया कि तमिल ईलम ने श्रीलंकाई मुख्य भूमि और जाफना प्रायद्वीप के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लिंक को नियंत्रित किया है, यानी महत्वपूर्ण है बहुत ज्यादा। बहरहाल इस समय पर चर्चा में क्यों ज्यादा है, इसकी बात करते हैं हम। इस समय पर चर्चा में क्यों ज्यादा है, तो देखिए इस समय पर, चलिए आगे बात करते हैं। तो श्रीलंका में कल की बात यह है कि आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। यहाँ आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका, ये बात आप जानते हैं। और दोस्तों इस समय पर भारी हिंसा देखने को मिल रही है श्रीलंका में। हिंसा आम आदमियों के बीच में आपस में हो रही है। हिंसा राजनीतिक समुदाय से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो वहां के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जनता जो है वो आक्रोशित है। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन, सेना, इसके साथ भी जनता की जगह जगह पर मुठभेड़ होती हुई दिखाई दे रही है। तो श्रीलंका की स्थिति इस समय पर बहुत भयावह है। आपको यही नजारा पेश करता हूं आज श्रीलंका में हो क्या रहा है। ये आप देख रहे हैं, गाड़ी एक जर्जर अवस्था में खड़ी हुई है। ये प्रशासन की गाड़ी है। प्रशासन की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया आम जनता ने। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, ठीक है। आगे आप देख रहे हैं, देश छोड़ करके मालदीव पहुंच गए हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। श्रीलंका के राष्ट्रपति जी जो हैं वो इस स्थिति को देख करके अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जनता के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि अब हम राष्ट्रपति भवन का घेराव करेंगे। राष्ट्रपति जी जहां पर निवास करते हैं, राष्ट्रपति जी के उस निवास स्थान पर भी जाएंगे और जाकर के कब्जा करेंगे। वास्तविकता यह है कि जो जो सार्वजनिक संपत्ति थी, चाहे वो उच्च अधिकारियों की जगह हो, चाहे वो उच्च राजनेताओं की जगह हो, उन सब पर जनता कब्जा करती जा रही है। और दिनों दिन आप देख रहे होंगे कि वीडियो वायरल हो रहा था कि राष्ट्रपति भवन में या संसद भवन के पास में, श्रीलंका का जो संसद भवन है वहां पर पूल है। आम आदमी जो है उस स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। जाकर के जो ऑफिसेस हैं बहुत बड़े बड़े, जिनमें आम जनता की पहुंच सीमित होती है, उस जगह पर जाकर के लोग बैठ रहे हैं, आराम कर रहे हैं। ये ऐसा चल रहा है, ठीक है। आगे बात आपको ध्यान रखनी है, श्रीलंका में इमरजेंसी की पूरी कहानी। क्योंकि एक बात आपको ध्यान रखना है, श्रीलंका में जो इस समय पर आपातकाल लगा है, ये आपातकाल श्रीलंका में पहली बार नहीं है। अभी निरंतर 3 से 4 बार जो है लग चुका है। और अगर हम ओवरऑल की बात करें तो लगभग 15 बार अब तक श्रीलंका में इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, आपातकाल लगाया जा चुका है। श्रीलंका का जो संविधान है, उस श्रीलंका के संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार वहां पर संविधान में वर्णन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति जो है
आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और यदि राष्ट्रपति नहीं होता है, उस स्थिति में प्रधानमंत्री जो है कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए भी जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति के अधिकारों का प्रयोग करके और आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो फिलहाल में इसी प्रकार की घोषणा देखने को मिली है, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति महोदय तो दुम दबा के भाग गए हैं कहां पर, मालदीव। तो मालदीव जब वो राष्ट्रपति जी भाग गए हैं तो बचे वहां प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए और यहां पर क्या कर दिया है, आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आप लोग सेशन को शेयर कीजिएगा एक बार जल्दी से। हाँ जी, प्रेसिडेंट आवास छोड़कर अपना भाग गए हैं, ये मामला सामने आ रहा है। अब देखते हैं, अब ये स्थिति पैदा हो रही है, लोगों के बीच में एक प्रश्न बन रहा है। श्रीलंका में नहीं, श्रीलंका के लोगों के जहन में तो दोस्तों प्रश्न बनेगा ही क्या। आप इमेजिन करके देखिए, जिस देश में खाने पीने के लिए कुछ भी व्यवस्था न हो, अब जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा गई हो और हम कहें जमीन के अंदर धंस गई हो, जिस देश की सैन्य व्यवस्था जनता के विरोध में जो है हिंसा कर रही हो या लाठीचार्ज कर रही हो, गोलीबारी पर बात आ गई हो, तो उस देश के जो आम नागरिक हैं वो तो ज्यादा कुछ अब सोचने की स्थिति में है नहीं। लेकिन हम देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो सोच रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं, उनके जहन में एक प्रश्न बन रहा है, क्या श्रीलंका में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को अब गोली मार दी जाएगी। यानी जब राष्ट्रपति जी भाग गए हैं छोड़ करके देश अपना, प्रधानमंत्री जी जो हैं वो अपना बचे हुए हैं जैसे तैसे करके, जनता की हाँ में हाँ मिला करके बचे हुए हैं। तो अब प्रश्न ये बनता है कि क्या आपातकाल के दौरान यदि कोई भी नागरिक प्रोटेस्ट करता है, आंदोलन करता है, तो क्या सेना, वहां की क्षेत्रीय पुलिस क्या उनको गोली मार देगी, ये प्रश्न बनता है। तो दोस्तों ऐसी संभावनाएं कभी भी बनाया जा सकती हैं, हो सकती है ऐसी संभावना कभी भी। क्यों हो सकती है? क्योंकि आप एक बात जानते हैं, जब संसाधनों का अभाव होता है, जब राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है, जब संस्कृति खतरे में पड़ जाती है, तब ऐसी दशाएं उत्पन्न होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था जब खतरे में है, संचालन करने के लिए कुछ पर्याप्त है नहीं, कोई देश या वैश्विक संस्था कर्ज देने के लिए, ऋण देने के लिए, लोन देने के लिए एग्री नहीं कर रहा है। संदर्भ में बात करें, चाहे हम किसी व्यक्ति के संदर्भ में बात करें, एक बात सच है लेकिन दुखद है कि जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं तब हमारा सहयोग करने वाला कोई नहीं होता है। जब हमारी स्थिति होती है तब हमारा सहयोग दुनिया सब करते हैं। यानी जब हमारा सब सहयोग कर रहे हैं वो वास्तव में हमारा सहयोग नहीं कर रहे होते हैं, वो संभावनाओं का सहयोग कर रहे होते हैं। एक बार भारत की स्थिति 90-91 में ऐसी पहुंच गई थी कि हमारे पास भी कुछ ही दिनों का मामला बचा था, लेकिन चूंकि भारत के संदर्भ में संभावना थी, हम डेब्ट ट्रैप में नहीं थे, ऋण के जाल में नहीं थे, इस वजह से वैश्विक संस्थाओं ने अपने हिसाब से अपनी शर्तों पर हमें ऋण मुहैया कराया और हमारी चीजें एक तरह से हम कह सकते हैं कि मार्ग पर आ गई, रास्ते पर आ गई चीजें, और हमने चीजों को मैनेज कर लिया। लेकिन श्रीलंका के पास चूंकि ऋण इतना हो चुका है, अब कोई भी वैश्विक संस्था जो है ऋण क्यों देगी श्रीलंका को? श्रीलंका से ऋण निकलने के चांसेस कम हैं, कोई भी देश अब ऋण क्यों देगा? अब चीन जैसा देश जिसका पहले से ऋण बहुत ज्यादा है वही ऋण दे सकता है, और वो भी ऋण जब देगा तो अपनी शर्तों पर देगा, और वो शर्तें आप जान सकते हैं कि चीन जो है वो कैसी शर्तें ला देगा श्रीलंका के ऊपर। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक आप सीरियल देखते होंगे, सीरियल जो गुजरात से उसकी शूटिंग होती है, शायद उसको कहते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा, है ना। उसमें एक व्यक्ति आते हैं शैलेश लोढ़ा जी। तो शैलेश लोढ़ा जी का एक शेर है, वो एक शेर जो कहते हैं बड़ा अच्छा यथार्थवादी शेर है। वो कहते हैं जब जेब में लाखों होना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, जब जेब में लाखों होना तो लाखों देने वाले लाखों मिलते हैं, लेकिन जब जेब में कुछ भी होना, कुछ भी न होना, तो 100 रुपए मिलना भी बड़ी बात होती है। वो बात ये कहते हैं, बड़ा यथार्थवादी है। जब आपके पास कुछ है तब आपको कुछ और देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जब आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो 100 रुपए देने वाले भी बहुत बड़ी बात सोच लेते हैं और फिर देते नहीं है। ऐसी स्थिति है इस समय पर किसकी? श्रीलंका की। बहरहाल आगे बात करते हैं।
तो आगे देखते हैं इमरजेंसी कब कब लगी है। सबसे पहले हम इन बेसिक बातों को देख लेते हैं। तो आजादी के बाद से अब तक श्रीलंका में 15 बार लग चुकी है इमरजेंसी, कि भारत और श्रीलंका दोनों लगभग एक ही समय पर स्वतंत्र हुए, आजाद हुए। अर्थात 1947 में भारत ने स्वाधीनता को प्राप्त किया, ठीक वैसे ही 1948 में श्रीलंका ने स्वाधीनता को प्राप्त किया। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में भी सांस्कृतिक संरक्षण की बात शुरुआत से ही उठने लगी, चाहे हम भाषाई राज्यों की मांग की बात करें, चाहे हम भौगोलिक स्तर पर राज्यों की अलग मांग की बात करें, भारत में इस तरीके की चीजें चल रही थी। ठीक इसी प्रकार की श्रीलंका में भी चीजें चल रही थी कि भाषाई आधार पर हमें प्रतिनिधित्व इतना दीजिए, हमें नहीं मिल रहा है, या ये सारी की सारी चीजें जो है वहां पर उत्पन्न हुई। और हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ भी नक्सलवाद जड़ें तो खोद चुका था पहले ही, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप में दिखाई देता है बाद में। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर सिंहली भाषी और तमिल भाषी जो लोग हैं, इनके बीच का जो द्वंद है, जो विवाद है, वो स्टार्ट हो गया उसी समय से। लेकिन बहरहाल मसला ये है कि श्रीलंका जब 1948 में आजाद हुआ तो उसके बाद से अब तक 15 बार इमरजेंसी लग चुकी है। मतलब कब कब लगी है तो देखते हैं। सबसे पहले ये 27 मई 1958 को इमरजेंसी लगी है। ध्यान दीजिएगा, 27 मई 1958, अर्थात आजादी के लगभग 10 वर्ष के बाद श्रीलंका में पहली बार जो है इमरजेंसी लग गई। और ये इमरजेंसी 13 मार्च 1959 तक, अर्थात हम कह सकते हैं लगभग 9-10 महीने तक, 8-9 महीने तक इमरजेंसी लगी रही। आगे बात करें अगर हम, तो 8 जनवरी 1966 से 7 दिसंबर 1966 तक, यानी ये भी लगभग 9 से 10 महीने इमरजेंसी दूसरी बार भी लगी रही है। कहां पर? श्रीलंका में। इनके आधार पर आप ये देखेंगे कि वास्तव में श्रीलंका ने राजनीतिक स्थायित्व को तो देखा ही नहीं है कभी। अगर राजनीतिक स्थायित्व को देखा होता श्रीलंका ने, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक स्थायित्व जो है वो आर्थिक स्थायित्व और हम कह सकते हैं विदेशी संबंधों में स्थायित्व का सूचक होता है, या कह सकते हैं बेस होता है। किसी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो वहां इकोनॉमिकली भी स्टेबिलिटी आ नहीं सकती है। इस बात का उदाहरण आपके सामने श्रीलंका है। देखिए, तो दूसरी बार 8 जनवरी 1966 से 7 दिसंबर 1966 तक इमरजेंसी रही है। तीसरी बार बात करें तो 16 मार्च 1971 से 15 फरवरी 1977 तक। चौथी बार जो है 17 अगस्त 1981 से 1982। आगे देखेंगे तो अक्टूबर 1982 से जनवरी 1983, उसके बाद 1983 से 1989। अब आप एक चीज देखिएगा यहां से कि 1981 में इमरजेंसी लगी है और हटी कब है? जाकर के 82 में जनवरी के महीने में, और जनवरी के महीने के बाद अक्टूबर में फिर से इमरजेंसी लग गई। और ये कब हट रही है? जनवरी 1983 में, और मई में फिर से लग जाती है। अर्थात श्रीलंका में हम देख पा रहे हैं एक तरीके से 1994 तक, यानी 1981 से लेकर के 1994 तक आपातकाल ज्यादा समय तक रहा है। राजनीतिक व्यवस्था ने काम कम समय तक किया है। आप ये देख पा रहे हैं आंकड़ों से। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो दौर है ये घोर राजनीतिक अस्थिरता का दौर था श्रीलंका की राजनीति में। आगे देखते हैं तो 4 अगस्त 1998 से 4 जुलाई 2001 तक इमरजेंसी, फिर 2003 में इमरजेंसी लगती है, वो नवंबर 2003 तक रहती है। 12 अगस्त से 8 सितंबर 2011, इस बीच में जो है 2011 में लगती है इमरजेंसी। 6 मार्च 2018 से 16 मार्च 2018 फिर इमरजेंसी लगती है। आगे आप देखेंगे तो अब जो लास्ट की 4 इमरजेंसी हैं वो इमरजेंसी बहुत जल्दी और बहुत ही बिना वजह से हम देखेंगे कि वजह पर इमरजेंसी लगा दी गई। जिन चीजों को हम राजनीतिक स्तर पर सुधार सकते थे, सही कर सकते थे, लेकिन हमने विकल्प के रूप में आपातकाल का प्रयोग किया, इमरजेंसी का प्रयोग किया। मुझे लगता है व्यक्तिगत स्तर पर कि कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जनता का जो है विश्वास राजनेताओं पर कम हो रहा है, या जो मंत्रिमंडल के सदस्य उन पर कम हो रहा है, तो उन्हें उस
विश्वास को जीतने का प्रयास करना चाहिए था, उन्हें उस विश्वास को बनाने का प्रयास करना चाहिए था, ना कि ये कि अपनी जिम्मेदारियों से भाग करके दूर खड़े होने का समय आ गया है और हम भाग जाते हैं। श्रीलंका में वास्तविकता यही है कि इस दौर में ये प्रयास किया गया है। तो हम बात करें 12वीं बार जो इमरजेंसी लग रही है वो 31 अगस्त 2021 में लगती है, यानी पिछले वर्ष 31 अगस्त में। अभी जुलाई का महीना चला है, लगभग 1 वर्ष से भी कम समय पहले इमरजेंसी लगती है और वो 7 सितंबर 2021 तक इमरजेंसी रहती है। लगभग 20-25 दिन तक ये इमरजेंसी रहती है। तो मान सकते हैं ये इमरजेंसी पहली बार 2021 में लगी है, ये जो लास्ट 4 वाली बता रहा हूं मैं उनमें, और फिर 1 अप्रैल 2022 को लग जाती है। 1 अप्रैल 2022 को इमरजेंसी लगती है जो 6 अप्रैल 2022 तक रहती है दूसरी बार, और फिर 6 मई को लग जाती है इमरजेंसी। अप्रैल में इमरजेंसी हटती है 6 तारीख को और 6 तारीख को मई के महीने में फिर से लगा दी जाती है, जो 22 मई तक इमरजेंसी रहती है तीसरी बार। और जो चौथी बार की बात कर रहे हैं वो कल यानी कि 13 जुलाई को इमरजेंसी लगाई गई है। 13 जुलाई 2022 को ये चौथी बार इमरजेंसी लगाई गई है। अब पता नहीं है दोस्तों इमरजेंसी हटेगी या श्रीलंका में कुछ और बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें आपके सामने आ सकती हैं और दोस्तों हमारे लिए श्रीलंका का बहुत महत्व है। हम बात करेंगे, मैं आपको एक प्रश्न भी दूंगा आज मुख्य परीक्षा का। एक तो मैंने पीटी ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको करवा दिया है, एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि श्रीलंका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है। क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी कई सारी वजह हैं। एक तो श्रीलंका में भारतीय मूल की एक बड़ी आबादी रहती है। भारतीय लोगों के धर्म, जाति, भाषा की समानता रखने वाले लोगों का एक बड़ा समुदाय जो है श्रीलंका में रहता है। दूसरी बात यह है कि औपनिवेशिक काल में हमारा और श्रीलंका का समान रूप से शोषण हुआ है। ठीक इसी के समान ही एक और हमारी समानता है कि हम और श्रीलंका दोनों हिंद महासागर में अवस्थित प्रमुख देश हैं। दूसरी बात यह है कि श्रीलंका हमारे नजदीक सबसे नजदीक एक देश है जो कि जलीय सीमा का निर्धारण करता है और जिसका महत्व भारत और श्रीलंका, भारत के लिए श्रीलंका का और श्रीलंका के लिए भारत का वास्तव में एक धर्म दर्शन अर्थात आस्था के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा है, जिसको आप रामायण के माध्यम से जोड़ते होंगे। तो इस प्रकार से दूसरी बात, हमारा पड़ोसी है, चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है वहां पर, इस वजह से हमारे लिए श्रीलंका का महत्व इस समय पर बहुत ज्यादा है। इसलिए हमें श्रीलंका के मामले में आगे बढ़कर के भाग लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बहरहाल हमें याद ये भी रखना पड़ेगा कि इस श्रीलंका के मामले में हमने अपने एक युवा सशक्त प्रधानमंत्री को खो दिया था दोस्तों, तो इसलिए हमें कदम भी अपना फूंक फूंक के रखना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले दूध से जल चुके हैं दोस्तों, इसलिए छाछ को अर्थात मट्ठे को हम जो है फूंक करके पिएंगे। बहरहाल आगे देखते हैं। तो ये आपने देखा, ये यहाँ की स्थिति है, आगजनी हो रही है, जो है झंडे दिखाए जा रहे हैं, चीजें ऐसी हैं। तो श्रीलंका को जलता छोड़ करके मालदीव भाग गए हैं राष्ट्रपति। ये यहाँ की हेडलाइन है न्यूज़पेपरों की। और न्यूज़पेपरों की हेडलाइन क्या है, देश में इमरजेंसी का माहौल है। और न्यूज़पेपरों की हेडलाइन क्या है, फौज के पास विरोध कुचलने के फ्री हैंड, यानी राइट्स जो हैं, जो आर्मी के पास है वहां पर वो फ्री हैंड है आर्मी, और कोई भी विरोध करता हुआ पाया जाता है तो उस विरोध को कुचल सकती है या नहीं कुचल सकती। ये हेडलाइन है न्यूज़पेपरों की। अगली ये है कि जानिए पहले कब कब लगा आपात, तो आप जान गए, इस वाले मुद्दे को आप जान गए हैं। अंग्रेजी के न्यूज़पेपर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप आर्टिकल देखेंगे और यहाँ पर जो नॉर्मल न्यूज आई है उनमें भी आप देखेंगे, श्रीलंका डिक्लेयर्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर प्रेज राजपक्षे फ्लीस, यानी राजपक्षे जी जो हैं वो यहाँ से निकल लिए हैं, गोटबाया राजपक्षे जी यहाँ से देश छोड़ करके भाग गए हैं, ये न्यूज़पेपर कहना चाह रहा है और यहाँ पर आपातकाल लग गया है। इसी प्रकार से आप देखेंगे पीएम ऑफिस डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी आफ्टर प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे फ्लीड टू द मालदीव्स ऑन ए मिलिट्री जेट इन फेस ऑफ ए पब्लिक रिवोल्ट अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट फॉर मिसअंडरस्टैंडिंग
मिस एंडिंग कंट्रीज इकोनॉमी, यानी आपको ध्यान में ये रखना है कि जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उसने ये घोषित किया है, ये घोषणा की है कि यहाँ पर राज्य में इमरजेंसी लगा दी गई है। कब इमरजेंसी लगाई गई है? जब यहाँ से राष्ट्रपति जी जो है अपनी दुम दबा के भाग गए हैं, जान बचा करके भाग गए हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगा दी गई है इमरजेंसी। श्रीलंका ऑन वेडनेसडे, यानी कल की बात है, डिक्लेयर्ड ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। ये द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है। द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इन्फॉर्म्ड द मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस दैट द स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन द कंट्री एंड ए कर्फ्यू इन द वेस्टर्न प्रोविंस हैड बीन इम्पोज्ड। यानी जो पश्चिमी राज्य हैं उनमें सबसे पहले शुरुआत की गई है कर्फ्यू लगाने की और आपातकाल लगाने की। ये बात मीडिया के मंडल से, मीडिया वाले लोगों को बुला करके प्रधानमंत्री कार्यालय ने कही है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे आपको ध्यान एक और रखना है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे मालदीव पहुंच चुके हैं, भाग गए हैं। हजारों प्रदर्शनकारी पीएम रनिल विक्रमसिंघे के घर पर कब्जा कर चुके हैं। रनिल विक्रमसिंघे जी को प्रधानमंत्री बनाया। किसने बनाया? तो गोटबाया राजपक्षे जी ने। गोटबाया राजपक्षे जी के भ्राता श्री महिंद्रा राजपक्षे जी एक समय पर अपना त्यागपत्र दे चुके थे। त्यागपत्र क्या दिया था? वो इस्तीफा लिया गया था। मसला ये था, अब वो इस्तीफा लिया गया, उसके बाद में यहाँ पर अस्थिरता चल रही थी निरंतर। लेकिन इन्होंने, जो गोटबाया राजपक्षे जी हैं, उन्होंने अस्थिरता को समाप्त करने के लिए रनिल विक्रमसिंघे जी को शपथ दिला दी प्रधानमंत्री के पद के रूप में। और दोस्तों, महिंद्रा राजपक्षे जी का तो आज तक पता नहीं है कि वो दुनिया में कहां पर बसे हुए हैं, क्योंकि वास्तविकता ये है कि श्रीलंका की जो आबादी है, जो जनता है, वो महिंद्रा राजपक्षे को तो मिलते से ही खत्म करने के मूड में है। लेकिन चूंकि महिंद्रा राजपक्षे जी पहले से ही गायब है, अब बात ये आती है कि गोटबाया राजपक्षे जी उनके भ्राता श्री भैया है उनके, और इन दोनों भाइयों ने श्रीलंका में, हकीकत ये है, इन दोनों भाइयों ने राजनीति की रीढ़ को थाम करके रखा है। और श्रीलंका में कुछ भी परिवर्तन होता है तो ये अपने माइंड सेट के अकॉर्डिंग परिवर्तन करवाते हैं, और बाकी जो रिफॉर्म्स होने हैं, हो सकता है कि वो लॉजिकली हो सकता है कि वो तार्किक रिफॉर्म्स हो, परिवर्तन हो, लेकिन अगर इन दोनों की इच्छा नहीं है तो श्रीलंका में परिवर्तन नहीं हो पाया है। ये बात जनता देर से समझी है, लेकिन इस समय पर समझ गई है कि श्रीलंका की जो स्थिति इस समय पर बनी है वो इन दोनों राजपक्षे बंधुओं की वजह से बनी है, महिंद्रा राजपक्षे और गोटबाया राजपक्षे। तो महिंद्रा राजपक्षे तो निकल गए हैं। अब महिंद्रा राजपक्षे निकल गए तो बचा कौन? गोटबाया राजपक्षे। तो अब जनता जो है कि इनको भी लपेट लेने के मूड में थी, इस वजह से ये भी भाई साहब जो है निकल लिए। सेना के एक जो पानी का जहाज होता है उससे अपनी जान बचा करके निकल लिए हैं, क्योंकि अगर इनकी जो यात्रा है मालदीव अगर प्रशासनिक होती, अगर राजनीतिक यात्रा होती तो कम से कम राजनीतिक विमान वगैरह लेके जाता। हालांकि दूसरा पक्ष ये भी बन सकता है कि राजनीतिक रूप से विमान ले जाने के लिए शायद डीजल वीजल भी ना हो विमान में, चूंकि आप जानते हैं फ्यूल की आवश्यकता होती है और ईंधन का संकट आ गया है श्रीलंका पर, चूंकि अर्थव्यवस्था डोल गई है, अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिर गई है, तो फ्यूल खरीदेंगे कहां से? तो फ्यूल की व्यवस्था नहीं है। जो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी वो भी एकदम से धड़ाम से नीचे है। क्यों? क्योंकि वैश्विक स्तर पर श्रीलंका की छवि इस समय पर बहुत ज्यादा गिर गई है। एक गरीबी के दुष्चक्र का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, गरीबी का दुष्चक्र होता है। इस गरीबी के दुष्चक्र में जब कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई संस्था फंस जाती है तो उसका निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसको निकालने के लिए मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया होगा, बिग पुश थ्योरी, प्रबल थक्का प्रत्यागम। ये रोजन स्टीड रोडा नाम के अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था बिग पुश थ्योरी का। तो वास्तव में श्रीलंका में अगर हम बिग पुश थ्योरी का यूटिलाइजेशन करते हैं तब श्रीलंका को हम बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि बिग पुश थ्योरी में एक बड़ा निवेश एक साथ में करने की आवश्यकता होती है। तो श्रीलंका में एक बड़ा निवेश कौन करेगा? सबसे बड़ी तो इस समय पर क्वेश्चन मार्क की बात ये है, ये हम कह नहीं सकते कौन यहाँ पर निवेश करेगा, कौन नहीं करेगा, ये दिक्कत है इस समय पर। ठीक है,
अब संसद भवन पर भी जनता के कब्जे की आशंका है। जनता जो है, जो श्रीलंका का संसद भवन है, वहां पर भी कब्जा करने की कोशिश कर रही है, ये संभावना है न्यूज़पेपर्स के अकॉर्डिंग। ऐसे में एक बार फिर इमरजेंसी लग गई है, जो आप जान ही रहे हैं। इस बीच कार्यवाहक राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे ने सेना और पुलिस को प्रदर्शनकारियों से निपटने और देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए सेना और पुलिस को खुली छूट दे दी है। देखिए, पहली बात तो ये कि रोनिल विक्रमसिंघे जी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन चूंकि वो यहां से गायब हो गए हैं बिना किसी को सूचित किए, तो प्रधानमंत्री ही कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आ गया है कहां पर, श्रीलंका में। अब कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में आते से ही इमरजेंसी लगाई उन्होंने, पहला काम। दूसरा काम, इमरजेंसी के दौर में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उन्होंने सेना और पुलिस को अधिकार दे दिए, भैया कि आप फ्री हैंड हो। अब जो भी कोई आपको जिंदाबाद मुर्दाबाद करता हुआ दिखाई दे, आप ठांस दीजिए, कुछ भी करिए, आपके पास राइट्स हैं। ये किसने राइट्स दिए हैं? तो राष्ट्रपति साहब ने दिए, कार्यकारी राष्ट्रपति रोनिल सिंघे जी ने। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, आप अब जनता के दृष्टिकोण से सोचिए कि एक तरफ तो जनता भूख से, संसाधनों के अभाव से, एक दूसरी जगहों पर यातायात के अभाव से जो है बहुत ज्यादा पीड़ित है। दूसरी तरफ जब अपनी आवाज उठा रही है, जब अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का प्रयोग कर रही है, तो इस समय पर प्रशासन की ओर से जनता को दबाया जा रहा है। तो इस समय पर हम कह सकते हैं कि अगर लोकतंत्र की स्थिति को देखा जाए तो श्रीलंका में लोकतंत्र भी बहुत ज्यादा खतरे में पहुंच चुका है। क्यों? क्योंकि अगर जनता अपनी बेसिक नीड्स के बारे में डिमांड कर रही है तो वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रही है, कोई गलत मांग नहीं कर रही है, मांग जायज है। लेकिन अब शासन के दृष्टिकोण से देखिए, एक शासककर्ता के दृष्टिकोण से देखिए, तो शासककर्ता ये चाहेगा कि जैसी चीजें हैं उनको थोड़ा सा सहन कीजिए, और वैसी चीजों को थोड़ा सा वहन करते हुए पेशेंस रखेंगे अगर आप, तो संभावना बनती है कि चीजें अच्छी हो जाएं। लेकिन यदि आप प्रदर्शन करेंगे, आप चीजों को चलने नहीं देंगे शासन प्रशासन के स्तर पर, तब तो ये स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर फिर काम आती है साइकोलॉजी। यहाँ पर श्रीलंका सरकार को यहाँ मनोविज्ञान के आधार पर कार्य करना चाहिए। एक समय की बात है दोस्तों, शास्त्री जी के टाइम पर बात है, शास्त्री जी ने एक बार हम अमेरिका से, चूंकि हम खाद्यान्न के मामले में बहुत ज्यादा एकदम आत्मनिर्भर नहीं थे स्वतंत्रोत्तर काल में, तो स्वतंत्रता के बाद में जब हम अमेरिका से चावल और गेहूं खरीद करते थे, खास करके गेहूं की खरीद करते थे, शायद एक अमेरिका की योजना चला करती थी, स्कीम चला करती थी, उसको कहते थे PL 480, PL 480 नाम की एक स्कीम चला करती थी अमेरिका की। अमेरिका इस योजना के माध्यम से उन देशों को मदद मुहैया कराता था, खाद्यान्न सुरक्षा मुहैया कराता था जो देश अल्प विकसित या विकासशील है, जहां पर एक बड़ी आबादी भूखमरी के कगार पर है, बेरोजगारी के कगार पर है। तो दोस्तों, उस समय पर हमारी भी स्थिति ऐसी थी, तो हमें भी अमेरिका PL 480 के तहत गेहूं प्रदान करता था। लेकिन दोस्तों, अमेरिका तो अमेरिका है, आप जानते हैं सर्प जो होता है उससे आप दोस्ती करेंगे, हो सकता है आपको थोड़े बहुत समय के लिए क्यूट लग जाए, अरे बहुत क्यूट है, हमारे साथ रहता है, लेकिन प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, उससे बाज नहीं आ सकता, काटेगा, जब भी दबेगा काटेगा। अमेरिका जब से विश्व व्यवस्था का निर्धारक बना है, तब से उसने एक बात को अपनाया है, वो आप बात जान गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि जब जब हमने किसी देश के संबंध को पढ़ा है तो अमेरिका के हम एंगल पर जरूर गए ही गए हैं। तो अमेरिका के एंगल पर हम जब जब गए हैं तो हमने देखा है कि अमेरिका अपने हितों को केंद्रीय रखता है। भारत से दोस्ती है, अमेरिका की इजराइल से दोस्ती है, अमेरिका की ऑस्ट्रेलिया से दोस्ती है, अमेरिका की दक्षिण कोरिया से दोस्ती है, अमेरिका की जापान से भी दोस्ती है, भारत से भी दोस्ती है। लेकिन दोस्तों, इन दोस्ती वाले जो लोग हैं, इनके हित जो है वो परिधि में हैं। वास्तव में अमेरिका का अपना हित केंद्रीय है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि अमेरिका पूंजीवादी देश है। दोस्तों, पूंजीवादी जो देश हैं या पूंजीवादी जो संस्थाएं हैं या पूंजीवादी मानसिकता वाले जो व्यक्ति हैं, वो दोस्तों एक कठोर शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो अपने बाप पर भी कुछ चीजें रियायत में नहीं छोड़ते हैं, वो अपने बाप से भी वसूल लेते हैं। ऐसा मसला होता है पूंजीवादी दृष्टिकोण का। और पूंजीवाद के अलावा
यथार्थवादी विदेश नीति को फॉलो करता है कौन? अमेरिका। तो जो भी देश यथार्थवादी विदेश नीति को फॉलो करेगा वो वास्तव में अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखेगा। तो मसला ये नहीं है डिस्कशन का, मसला ये है कि जब हम PL 480 के तहत अमेरिका से ये राशन पानी ले रहे थे तो अमेरिका हमसे जिन मुद्दों पर हम सहमत नहीं हैं उन मुद्दों पर भी वैश्विक स्तर पर समर्थन चाहता था दोस्तों। और हम दोस्तों जब आजाद हुए तभी से हमने कह दिया था कि भैया ना, हम तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अर्थात गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेतृत्व करता है, हम तीसरी दुनिया के नेता हैं, हम ऐसे किसी की बात से भ्रमित नहीं होंगे, हमको जो दिखता है हम वही करेंगे। लेकिन अमेरिका दबाव डालता था, एक दो बार दबाव ज्यादा डाला दोस्तों। जब हमारे एक बहुत ही यशस्वी और बहुत ही बुद्धिमान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जब नहीं रहे, उसके बाद उनके बाद में तो लाल बहादुर शास्त्री जी आते। शास्त्री जी ने आकर के ये कहा अपनी आम जनता से कि देखिए एक समय पर आप खाना जो है, भोजन जो है वो बंद कर दीजिए। तो जनता ने लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर एक टाइम का भोजन, एक बड़ी आबादी ने भोजन करना बंद कर दिया। क्यों भोजन करना बंद कर दिया? कि यदि हम एक समय पर भोजन नहीं करेंगे, एक ही समय पर भोजन करेंगे तो कम से कम हम जो है जीवित तो रहेंगे। दूसरी बात, हम दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी लिए हुए हैं, निर्भरता लिए हुए हैं, वो कम हो जाएगी। तो निर्भरता को कम करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ने मनोवैज्ञानिक रूप से काम किया। क्या इस समय पर मनोवैज्ञानिक रूप से, अभी तो स्थितियां ज्यादा बिगड़ गई हैं श्रीलंका में, क्या ऐसा मनोवैज्ञानिक रूप से कोई प्रयोग यहाँ श्रीलंका में नहीं किया जा सकता था? तो किया जा सकता था, लेकिन आवश्यकता थी ऐसे इनिशिएटिव लेने की। और दोस्तों अमेरिका के राजनेता या राजनीति में जो लिप्त लोग हैं वो इनिशिएटिव लेने के मामले में पीछे हैं। ये बात दर्शाने के लिए कुछ और नहीं, इमरजेंसी जो 15 बार लग चुकी है ये प्रमाण है। अगर हम इनिशिएटिव लेते तो हमें इमरजेंसी क्यों लगानी पड़ती? अगर हम कुछ करना चाहते हैं, अगर हम रिस्क लेना चाहते हैं, जोखिम उठाना चाहते हैं तो हमें इमरजेंसी नहीं लगानी पड़ेगी, फिर हम कुछ ना कुछ प्रयोग करेंगे। लेकिन चूंकि श्रीलंका में ऐसा सामधान दंडभेद अपनाने की नीतियां हमें कम दिखाई देती हैं, तो श्रीलंका इस समय पर गर्त में पहुंच गया है। श्रीलंका इस समय पर बहुत सारी दिक्कतों से जूझ रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ जी, तो छूट दे दिए, यानी अब देश की फौज और पुलिस के अधिकार बढ़ गए हैं और जनता के अधिकार जो हैं वो घट गए हैं। श्रीलंका संविधान के आर्टिकल 155 के तहत इमरजेंसी की घोषणा करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। यानी वहां का जो संविधान है उसके अनुसार, क्योंकि श्रीलंका में राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए, इसलिए प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया गया है। उन्होंने इस बार इमरजेंसी की घोषणा की है। 1947 के सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस में इस तरह इमरजेंसी लागू करने को लेकर कानूनी प्रक्रिया दी हुई है। ध्यान रखना आप, यानी जो श्रीलंका का संविधान है वो कहता है कि राष्ट्रपति जो है इमरजेंसी लागू करेगा, लेकिन यहाँ पर तो कार्यकारी राष्ट्रपति ने की है जो वास्तव में प्रधानमंत्री है। तो ये प्रश्न बन सकता है, क्या इस व्यवस्था का वर्णन श्रीलंकाई संविधान में है? तब आपको जवाब देना है नहीं। श्रीलंकाई संविधान में ऐसा मूल रूप में कोई भी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि ये व्यवस्था जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति भी या प्रधानमंत्री कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए इमरजेंसी देश में लगा सकता है। ये प्रोविजन जो है वो 1947 में एक ऑर्डिनेंस आता है जिसको कहते हैं पब्लिक सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, सार्वजनिक सुरक्षा अध्यादेश। इसमें इस तरीके का प्रोविजन किया गया था। इस प्रोविजन को बेस बना करके इस समय पर श्रीलंका में जो है इमरजेंसी लगाई गई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं। तो इमरजेंसी के कुछ प्रमुख प्रावधान ये हैं। तो इमरजेंसी के दौरान सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास आ जाती हैं। कहां पर? श्रीलंका में। और जो राष्ट्रपति चाहे तो कोई मंत्री नियुक्त कर सकता है जो उसका कामकाज देखे। यानी यहाँ के राष्ट्रपति के पास ये भी पावर है कि किसी मंत्री को जो है वो नियुक्त कर सकते हैं कि भैया तुम हमारा कामकाज देखना, हम इस समय पर कहीं बाहर निकल रहे हैं। दरअसल श्रीलंका में पूरा विवाद ही राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों को लेकर है। चूंकि श्रीलंका में जो मसला है वो राष्ट्रपति की पावर ज्यादा है, प्रधानमंत्री की पावर जो है वो कम है। भारत में प्रधानमंत्री
मंत्री की पावर वास्तविक रूप में हमें ज्यादा दिखाई देती है, राष्ट्रपति जो एक रबर स्टंप की तरह काम करता है। ये आलोचनात्मक दृष्टिकोण से कहा जाता है। आगे देखते हैं, तो इन्हें बदलने के लिए 3 बार संसद ने कोशिश की, यानी राष्ट्रपति के पास शक्तियों का जो केंद्रीकरण है, इन चीजों को बदलने के लिए संसद में 3 बार प्रस्ताव लाया गया। कहां की संसद? श्रीलंका की संसद में। लेकिन दोस्तों, मैंने आपको अभी अभी एक बात बताई थी कि जो राजपक्षे बंधु हैं वो ऐसा कुछ भी होने देना चाहते नहीं है, इसलिए राजपक्षे बंधुओं की इच्छा के विरुद्ध था ये मामला, क्योंकि उनको पता था कि या तो महिंद्रा राजपक्षे या गोटबाया राजपक्षे, इन दोनों में से ही कोई न कोई राष्ट्रपति बनता रहेगा हर बार, और शक्तियों का भरपूर प्रयोग हमारे घर का ही कोई व्यक्ति करता रहेगा। तो इस वजह से इन लोगों ने ऐसा प्रस्ताव कभी भी पारित नहीं होने दिया जो राष्ट्रपति की शक्तियों को छीनता हो, कम करता हो या न्यून करता हो। ऐसा कोई भी इन्होंने प्रस्ताव पास नहीं होने दिया है। तो 3 बार संसद ने कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती राजपक्षे भाइयों की ताकत के सामने श्रीलंकाई संसद मजबूर थी और कुछ भी नहीं कर पाई। राष्ट्रपति पूरे देश में जरूरी सुविधाएं और सेवाएं चलती रहे, इसलिए कमिश्नर नियुक्त कर सकता है। कमिश्नर जो है नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति। एक तो मंत्री को किसी को अपने कार्यों का निर्वहन करने का अधिकार दे सकता है, इसी प्रकार से चीजों को संचालित करने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर है कि वो कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकता है। बहरहाल कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर के बाद ये चेन इसी तरह नीचे की तरफ प्रशासन में चली आती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं, तो इमरजेंसी के दौरान पुलिस या फौज के अफसरों को ये अधिकार होता है कि वो बिना किसी वारंट के किसी के भी घर की तलाशी ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में कुछ भी है और आप श्रीलंका के निवासी हैं, तो इमरजेंसी है या इमरजेंसी नहीं है, राष्ट्रपति ने सिर्फ अधिकार दिए हुए सेना को, तो सेना आपके घर में बिना वारंट के, बिना पूर्व सूचना के घुस करके तलाशी ले सकती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्रीलंका में फंडामेंटल राइट्स की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ने से केवल प्रधानमंत्री की शक्तियां न्यूनतम नहीं हो रही हैं, बल्कि राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ने से प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियां न्यून हो रही हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों की शक्तियां न्यून हो रही हैं, और हम ओवरऑल कह सकते हैं संसद की शक्ति जो है वो भी कम हो रही है। और इसके साथ बड़ी बात यह है कि आम जनता के जो अधिकार हैं वो भी बहुत कम हो रहे हैं। इन सबके कम होने की, न्यून होने की, मिनिमाइज होने की मूल वजह क्या है? राष्ट्रपति का अधिक सशक्त होना श्रीलंका में। बहरहाल इसके अलावा 14 दिनों तक बिना कोर्ट को बताए किसी भी शख्स को हिरासत में रख सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जो हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 22 जो कहता है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 20 और 22 इन दोनों को मिलाकर के पढ़िए तो आर्टिकल 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और आर्टिकल 22 कहता है गिरफ्तारी एवं अवैध निरोध से संरक्षण। तो हमारे यहाँ आर्टिकल 20 और 22 इन चीजों को बचाने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन श्रीलंका में तो वास्तव में राष्ट्रपति ऐसा अधिकार ही दे सकता है, तो जनता क्या कर सकती है? बहरहाल इमरजेंसी के दौरान नेशनल सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था के नाम पर मूलभूत अधिकार सस्पेंड कर दिए गए हैं, यानी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको बंद कर दिया गया है। यहां पर शिवांशी जो कह रही हैं, आप जो बात कर रही हैं इस बात को हम कह सकते हैं आप ट्रेनी एक व्यवस्था होती है। आप कभी पढ़ेंगे तो आप कभी अरिस्टोटल को पढ़िएगा, तो अरिस्टोटल ने कई राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। ट्रेनी उसको कहते हैं, निरसंस तंत्र कहते हैं हिंदी में। तो निरसंस तंत्र में ऐसी बातें सोची जाती हैं जैसी आप सोच रहे हैं कि इससे ये फायदा हो सकता है। आप किस हित में बात कर रहे हो? राष्ट्र की सुरक्षा के उद्देश्य तो बात कर रहे हो, लेकिन आप चूंकि व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकारों का एकदम
उल्लंघन कर रहे हो। ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ये लोकतंत्र में नहीं होती हैं। लोकतंत्र में सर्वोच्च जनता का हित होता है, जनता की स्वतंत्रता सर्वोच्च होती है। और यदि आपके घर में कोई बिना बताए घुस करके चला रहा है, बताइए आप, कुछ चीजें आपकी पर्सनल रखी हुई हैं, अब भैया आप दिखाना नहीं चाह रहे थे किसी को पर्सनल चीजें, और जो जबरदस्ती घुस के चला रहा है वो देखेगा, फिर हो सकता है उनका मिसयूज कर दे। अर्थात आपकी जो प्राइवेसी है वो रही कि चली गई, तो प्राइवेसी चली गई। निजता आपकी बची या टोटे टोटे हो गई, तो निजता आपकी टोटे टोटे हो गई। इसलिए लोकतंत्र में इस तरीके के विचार जो है वो प्रासंगिक नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे ध्यान रखते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनका भी वायोलेशन किया जा रहा है लगातार। आगे अगर हम बात करें तो श्रीलंका के संविधान में नागरिकों को 5 मूलभूत अधिकार दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स जो भारतीय संविधान में 7 थे, फिलहाल में 6 रह गए हैं। इसी प्रकार से श्रीलंकाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें फंडामेंटल राइट्स जो है वो 5 दिए गए हैं। तो इसमें आप देखें तो इमरजेंसी में कोई भी व्यक्ति झूठा भाषण नहीं दे सकता है या अफवाह नहीं फैला सकता है, यानी बोलने की आजादी पर भी रोक लगाई जा सकती है। जो शब्द लिखे हुए हैं, शब्दों के आधार पर आप भावनात्मक हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। सर, देश की कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ये चीज दी गई है, इमरजेंसी में कोई व्यक्ति झूठा भाषण नहीं दे। ठीक बात है, झूठा भाषण नहीं देना चाहिए। दूसरी बात है कोई अफवाह नहीं फैलाएगा। लेकिन एक बात, सिक्के का दूसरा पहलू भी देखिए कि सरकार, शासन सत्ता जो है इसके नाम पर कि भाई ये अफवाह फैला रहा है, ये झूठा भाषण दे रहा है, इसके बेस पर, इसके ग्राउंड पर आपकी बोलने की आजादी को छीन सकती है कभी भी। इसलिए आप अगर इन शब्दों को देख करके भावनात्मक हो रहे हैं तो वास्तव में व्यवहारिक स्थिति को समझिए और जान लीजिए कि इस पॉइंट का मतलब ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब कुछ दोस्तों श्रीलंका में चला गया। ये ध्यान रखिए आप। आगे देखते हैं तो कोई सभा करने की, किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वालों को इमरजेंसी नियमों के मुताबिक सजा दी जाती है। अर्थात कोई सभा, अर्थात 2-4 लोग मिलकर के सलाह मशवरा भी नहीं कर सकते हैं। मिलकर के सलाह मशवरा करके अगर उनको अहिंसक रूप में ही अगर प्रदर्शन करना है, अपने अधिकारों की मांग करनी है, तो अधिकारों की मांग नहीं कर पाएंगे। कह दिया जाएगा भड़काऊ भाषण दे रहे थे, लगाइए इनके ऊपर क्या है, देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, भेजो अंदर। दूसरी बात यह है कि राजनीतिक रूप से कोई सभा नहीं कर सकता, इस बात को भी यहाँ प्रतिबंधित कर दिया गया है। तीसरी बात यह है कि सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब दोस्तों श्रीलंका के सब लोग जो है गांधी हो जाएंगे, ये तो कुछ ज्यादा ही अपेक्षा हो जाएगी, क्योंकि हम किसी से भी अपेक्षा अहिंसक होने की कर सकते हैं लेकिन उसे अहिंसक बना नहीं सकते हैं। अहिंसक व्यक्ति अपनी अंतः प्रेरणा से बनता है, अपने अंदर का मोटिवेशन, इंटरनल मोटिवेशन जो होता है उससे बनता है। कोई भी व्यक्ति किसी के समझाने से हो सकता है उसके लिए पॉजिटिव हो जाए अहिंसक होने के लिए, लेकिन होगा तभी जब उसके अंदर से आवाज आएगी कि नहीं, हिंसा बेकार है। और दोस्तों आम आदमी से, जो अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाए तो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले इमरजेंसी नियमों के मुताबिक सजा दी जाती है। यानी अगर कोई व्यक्ति भावनात्मक होकर के या किसी दुर्भावना से प्रेरित होकर के यदि किसी छोटी भी सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा देता है तो इमरजेंसी के नियमों के तहत उसको सजा का प्रावधान है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात जो हम कर रहे हैं, श्रीलंका में प्रदर्शन कर रहे लोगों को अब गोली मार दी जाएगी या नहीं मार दी जाएगी, इस बात पर जो है प्रश्न उठा हुआ है, लोग जानना चाह रहे हैं। तो इधर देखिएगा, तो इसका जवाब है नहीं, गोली नहीं मारी जाएगी। गोली मारने का राइट सेना के पास नहीं है। ऐसे ही कोई प्रदर्शन कर रहा है तो गोली नहीं मारेंगे, उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते हैं, इतना हो सकता है। इमरजेंसी के दौरान किसी को भी गोली मारने का अधिकार फौज और पुलिस के पास नहीं होता है जब तक राष्ट्रपति अलग से कोई प्रोविजन इंप्लीमेंटेशन में नहीं लाता है, क्रियान्वयन में नहीं लाता है, लागू नहीं करता है। अंतिम 4 बार की बात करें, 4 महीने पिछले में 3 बार इमरजेंसी और 2021 से अगर अब तक देखें तो 4 बार इमरजेंसी श्रीलंका में लगाई जा चुकी है। तो 4 महीने में 3 बार जो इमरजेंसी लगी है उसकी बात हम करते हैं तो श्रीलंका में बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई के विरोध में हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए।
पहली बार। और इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 1 अप्रैल 2022 को इमरजेंसी लगा दी। देखिएगा छोटी छोटी बातें कितनी हैं कि श्रीलंका में बिजली कटौती और बढ़ती महंगाई, ये क्या आपको बहुत बड़ा इशू लग रहा था? बिजली कटौती हो रही है, अब लोग विरोध कर रहे हैं कि भैया हमको बिजली दीजिए, आप बिजली को जो है आप बार बार काट ले रहे हैं, बिजली हमको दीजिए। बिजली पाने का अधिकार भारत में मूल अधिकारों में शरीक कर दिया गया है, लेकिन श्रीलंका में आप एक न्यूनतम जितनी बिजली मुहैया करानी चाहिए उतनी बिजली भी नहीं दे रहे हैं, तो जनता जो है प्रदर्शन कर रही थी। अब राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जी, चूंकि पीछे राजपक्षे जी लगा हुआ है, तो ये जो एकदम अमूलचूल परिवर्तन, रेडिकल चेंज जो हो सकते हैं, उनके तो समर्थक है नहीं। तो इस वजह से भाई साहब ने जो है 1 अप्रैल को 1 अप्रैल का मतलब होता है आई थिंक फूल डे, मूर्ख दिवस। 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस पर श्रीलंका की जनता को मूर्ख बनाते हुए इमरजेंसी इंपोज कर दी, अर्थात यहां पर आपातकाल लगा दिया पहली बार इन 4 महीनों सॉरी, और इमरजेंसी लगा दी। इससे 5 दिन बाद वापस ले ली इमरजेंसी। जब जो लोग थे जो विद्रोह करने वाले थे उन लोगों को क्या कर दिया, जब उन्होंने विद्रोह खत्म किया, समाप्त किया, तो 4-5 दिन बाद आपातकाल को वापस ले लिया, ये मसला बन गया। अगली बात करें तो 2 मई के पहले हफ्ते में श्रीलंका में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और राष्ट्रपति का इस्तीफा मांगने लगे। अब दोस्तों राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे थे, वजह जाहिर थी, हिंसक हो रहे थे, तो उन्होंने खास करके वे लोग जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग थे वो लोग हिंसक हो रहे थे। और दोस्तों दुनिया भर में 1 मई के दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है, अर्थात मजदूरों के संदर्भ में दुनिया भर के लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि मजदूरों का योगदान बहुत बड़ा है, मजदूरों ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। हम आज जिस आधारभूत ढांचे का प्रयोग करते हैं भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, वास्तव में उस भौतिक रूप में आधारभूत ढांचे को देखें तो निर्माण किसने किया है, तो मजदूरों ने, हम ये कहते हैं। लेकिन दूसरी ओर उसी मई के महीने में 1 मई के कुछ दिन बाद ही, मजदूर दिवस के कुछ दिन बाद ही, मजदूरों को दबाने के उद्देश्य से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इमरजेंसी इंपोज कर दी गई, अर्थात आपातकाल यहाँ पर दूसरी बार लगा दिया गया, जो बड़ी दुखद बात है। यहाँ पर फिर जनता के अधिकारों को दबा दिया गया। और तीसरी बार देखें तो 6 मई 2022 की आधी रात को राष्ट्रपति ने एक बार फिर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया और 22 मई को इसे हटा लिया गया। ये तो हो गया मामला, ये कितने 2 बार का, और तीसरी बार ये अब लग गई है कल से, आप जान रहे 13 जुलाई से, तो 4 महीने में जो है इमरजेंसी लग चुकी है 3 बार। यहाँ की स्थिति ये है। श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, ये बात आप जान चुके हैं। प्रधानमंत्री ने देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में, एक्टिंग देखो इसको कहते हैं गूगल ट्रांसलेशन, एक्टिंग कर दिया है, यानी कार्यकारी को यहाँ पर अंग्रेजी क्या कर दिया है, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में 13 जुलाई 2022 को श्रीलंका में इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया है। 1948 में आजादी मिली श्रीलंका को, उसके बाद से अगर हम इतिहास देखें तो 1956 में वहां की सरकार जो है वो सिहला ओनली एक्ट, क्योंकि आप जानते हैं एक बहुत बड़ा समुदाय श्रीलंका का सिहली भाषी है, सिहली क्षेत्र है, पूरा सिहली भाषी लोगों का जो क्षेत्र है जहां पर वो बहुमत में, उसको सिहली क्षेत्र कहते हैं। तो सिहला ओनली एक्ट लागू कर किया 1956 में। इसमें सिर्फ सिहली को देश की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। इसको लेकर के बहुत बड़ा विरोध हुआ था तमिल भाषी लोगों में। वहां के तमिल हिंदुओं को लगने लगा कि इससे नौकरियां में उनकी अनदेखी होगी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं होगा, प्रशासनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। ये सारी चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। इस विद्रोह को दबाने के लिए 1958 में पहली बार देश में इमरजेंसी लगाई गई थी, पहली बार इमरजेंसी 1958 में। आपको पता है 1971 में लेफ्ट विंग के नेता जिनका नाम जनता विमुक्ति पेरुमुन्ना था, उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए 1971 में, उस 1971 में लगभग पूरा दक्षिण एशिया जो है वो कहीं ना कहीं आंतरिक और बाह्य अस्थिरता से जूझ रहा था। ये 1971 का वही दौर है जब पाकिस्तान भी अस्थिर था, ये वही दौर है जब भारत भी अस्थिर था, ये वही दौर है जब हम बात करें तो पूर्वी पाकिस्तान अर्थात 1971 में नमो
विरोधित बांग्लादेश भी अस्थिर था और इसी समय पर श्रीलंका में भी मामला ये चल रहा था आपातकाल के जैसा। तो हम कह सकते हैं दक्षिण एशिया जो है इस समय पर बहुत ज्यादा समस्याओं से जूझ रहा था। आगे अगर हम बात करें तो श्रीलंका के नाम जुलाई 1983 से अगस्त 2011 तक यानी करीब 27 साल तक इमरजेंसी झेलने का रिकॉर्ड है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद कर लीजिएगा आप इसको। 27 वर्ष तक इमरजेंसी झेलने का रिकॉर्ड बना हुआ है। आगे देखें तो ये इमरजेंसी तमिल विरोधी दंगों की वजह से लगाई गई थी। आगे देखते हैं, तमिल समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, जिसको हम लिट्टे कहते हैं, ने अलग राज्य की मांग रखी थी। इस मांग के बाद देश में गृह युद्ध स्टार्ट हो गया या गृह युद्ध जैसी हालात बन गई थी। इन सभी हालातों से निपटने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ने, जो जिनका नाम था JR जयवर्धने, महिला जयवर्धने क्रिकेटर हैं, जयवर्धने वहां पर एक सरनेम है, तो जयवर्धने नाम के कई लोग वहां पर मिल जाएंगे आपको। महिला जयवर्धने का मतलब महिला नहीं है, वो पुरुष हैं, क्रिकेटर हैं। इधर जो जयवर्धने की बात कर रहे हैं ये उस समय पर राष्ट्रपति थे JR जयवर्धने। इन्होंने जनवरी 1987 में लिट्टे और तमिलों के गढ़ जाफना में मिलिट्री शासन लागू कर दिया था। सैनिक शासन यानी आपातकाल की स्थिति से भी ज्यादा भयावह स्थिति होती है सैनिक शासन, किसी भी क्षेत्र में सैनिक शासन लागू कर देना। तो यहाँ पर सैनिक शासन उन्होंने जाफना जो एक पेनिनसुला है यहाँ पर कर दिया था मामला, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हालांकि इस बीच इमरजेंसी के दौरान साल 1989 और 2001 में नागरिकों को कुछ राहत भी दी गई थी। ठीक है, अपनी खूबसूरती के कारण किसी समय पर्यटकों की पसंद कहे जाने वाले श्रीलंका में इसके बाद भी इमरजेंसी का दौर थमा नहीं। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। श्रीलंका की जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा भाग जो है वो आता था कहां से? पर्यटन से, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दूर से जो सैलानी थे वो श्रीलंका में आते थे। और आप भी कभी मौका मिले तो श्रीलंका जाइएगा जब स्थितियां ठीक हो जाएं, तो आप फील ऐसा करेंगे श्रीलंका में जाने के बाद में आपको ऐसा फील आएगा कि आप स्विट्जरलैंड चले गए हैं, आप सिंगापुर चले गए। चूंकि श्रीलंका हमारे नजदीक ही है तो पैसा कम खर्च होगा, कम हमें जो है संसाधन व्यय करने पड़ेंगे और हम श्रीलंका में जाकर के सिंगापुर वाला एंजॉय कर सकते हैं। इस वजह से दक्षिण एशिया के देश, अफ्रीका के देश, इन देशों के जो लोग हैं जिनकी PCI कम है, पर कैपिटा इनकम कम है, प्रति व्यक्ति आय कम है, वो लोग श्रीलंका में आते थे। और आकर के, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बड़ी श्रीलंका की कोस्टल बाउंड्री है, एक तटीय सीमा है, तो दोस्तों तटीय सीमा होने की वजह से सागर में जो लोग आते थे लुत्फ उठाने के लिए, वो श्रीलंका को अपना एक केंद्रीय बिंदु बनाते थे, अपना टारगेट बनाते थे और आकर के यहाँ एंजॉय करके चले जाते थे। बहरहाल इससे श्रीलंका की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा भाग जो हमें प्राप्त होता था। लेकिन चूंकि पर्यटक तभी आते हैं जब हमें वहां पर सिक्योरिटी के लेवल पर स्टेबिलिटी दिखाई देती है, अर्थात सुरक्षा के स्तर पर हमें स्थायित्व दिखाई देता है। यदि ऐसी स्थिति में आपको कोई कहे कि हम आपसे पैसे लेंगे नहीं, आपको पैसे देंगे, आप श्रीलंका चले जाइए, क्या आप जाने के लिए तैयार होंगे? जवाब होगा नहीं, क्योंकि सुरक्षा की चिंताएं इस समय पर बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। तो सुरक्षा चिंताएं बढ़ने से किसी भी देश में पर्यटन जो है वो बाधित होता है। कभी भी पर्यटन को लेकर के जो इंडेक्स निकलते हैं उनके मानकों पर गौर दीजिएगा आप। तो भारत में भी इस समय पर जो पर्यटन का मुद्दा है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत में भी चीजें हल्की फुल्की बिगड़ी है पहले से। तो पर्यटन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है किससे? सिक्योरिटी से। बहरहाल 2018 में भी तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, ये भी भाई साहब बहुत महान, सिरिसेना ने देश के कुछ हिस्सों में मुस्लिम विरोधी हिंसा को रोकने के लिए मार्च में इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद श्रीलंका में आगजनी और हिंसा के कारण सरकारी संपत्ति को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। तो सिरिसेना जी ने वहां पर वक्तव्य भी दिया था कि भैया देखिए ये जो हो रहा है हम इसका बदला ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, सिरिसेना जी ने बोला था उस समय पर। लेकिन जनता, आप जानते हैं, चूंकि जनता अपने देश की शासन सत्ता से अच्छी तरह से वाकिफ होती है, तो इस वजह से जनता भी उसी प्रकार से कार्य करती है जैसी शासन सत्ता है वहां की। चूंकि भारत में शासन सत्ता
सत्ता लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है, चीजों को रिप्रेजेंट करने का अधिकार है। तो यहाँ पर उस स्तर पर जनता विरोध नहीं करती है, यहाँ पर विरोध करने के अलग अलग तरीके हैं। और वैसे भी दोस्तों, हम शांति, सहिष्णुता, बंधुत्व के देश हैं, हम गांधी के देश हैं, हम बुद्ध के देश हैं। तो हमारे यहाँ परंपरा में ही हिंसा जो है वो ज्यादा नहीं है। हाँ, जो आधुनिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सोचने समझने के स्तर पर ज्यादा काम नहीं करते हैं, वो हिंसावादी हो जाते हैं। बहरहाल आगे देखते हैं। अब एक बार फिर श्रीलंका में साल भर के बीच चौथी बार इमरजेंसी लग रही है। आर्थिक संकटों से गुजर रहे श्रीलंका में अगस्त 2021 में भी पाउडर, दूध, रसोई गैस, केरोसिन जैसी चीजों की भारी कमी हो गई। ध्यान दीजिएगा, शब्द ध्यान दीजिएगा, किसकी कमी हुई थी, जिसके बाद राजपक्षे सरकार ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। यानी देश में केरोसिन ऑयल जो होता है, जिसको हम आम भाषा में मिट्टी का तेल कहते हैं, मिट्टी का तेल और गैस जो है सप्लाई कम हो गई थी। यानी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम हो गई थी। अब भाई साहब इतनी बड़ी समस्या समझ बैठे इसको, और इमरजेंसी जो है लगा दी इन्होंने, आपातकाल लगा दिया इसी के बेस पर। आगे ध्यान देते हैं, साल 2022 में एक बार फिर इन्हीं कारणों से लोगों ने राष्ट्रपति आवास के बाहर हिंसक प्रदर्शन किया। लिहाजा 1 अप्रैल 2022 की आधी रात से राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने इमरजेंसी इंपोज कर दी। हालांकि इसे 5 दिन में ही यहां से वापस लेना पड़ गया, क्योंकि इस समय पर दबाव ज्यादा था, वैश्विक स्तर पर दबाव ज्यादा था। जो भी देश लोकतंत्र के समर्थक हैं, जो भी वैश्विक संस्थाएं लोकतंत्र या लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करती हैं, उन सभी का श्रीलंका के ऊपर दबाव था कि भैया खेल समझे हो क्या। अरे आपातकाल जो है आपातकालीन मैकेनिज्म है, जब कुछ भी नहीं है आपके पास तब आप इमरजेंसी का यूटिलाइजेशन करें, इस साधन का प्रयोग करें। लेकिन आप तो जो बच्चों का खेल समझे हुए हैं, तो इस दबाव में यहां से हटा लिया गया था। अब आपके लिए एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न है, उसको आप नोट कीजिए। यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रश्न, श्रीलंका में संकट के प्रमुख कारण क्या हैं? श्रीलंका में जो संकट उत्पन्न हुआ है उसके प्रमुख कारण क्या है? अगली बात, भारत के लिए ये कैसे लाभदायक व हानिकारक साबित हो सकता है, चर्चा कीजिए। ये प्रश्न आपको 200 शब्दों में लिखना है, 200 शब्दों में आपको ये प्रश्न लिखना है। जिन लोगों के पास इस प्रश्न से जुड़ा हुआ कंटेंट नहीं है, तो मैं कंटेंट आपको मुहैया करा दूंगा, उस कंटेंट के बेस पर आप इस प्रश्न को इजीली हैंडल कर पाएंगे। मैं बताऊंगा आपको वास्तव में कि यहाँ के प्रमुख कारण क्या हैं, प्रमुख कारण क्या हैं, क्या आर्थिक कारण है, क्या राजनीतिक कारण है, क्या वैश्विक परिघटनाएं हैं। अगली बात, भारत को कौन कौन से फ्रंट पर इससे लाभ होने वाला है, नोट कर लिया। अच्छा, जिन लोगों ने सेशन को लाइक वाइक नहीं किया, भैया अगर लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूं, तो कर लिया करो लाइक, है ना। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं सही नहीं है गुरु, हम कसम खा के आए लाइक तो करेंगे नहीं, तो मत कीजिए लाइक, मुझे मतलब सेशन को कर लीजिए। इधर ध्यान दीजिए, मजाक था। अगला जो टॉपिक है, श्रीलंका का जो मसला है वो अब हमारा डिस्कस हो गया है। अब आगे जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। हमारा जो अगला टॉपिक है आज डिस्कशन का वो है देश का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे। तो ध्यान आप दीजिएगा, गौर फरमाइएगा कि सड़क परिवहन और राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी इस समय पर उन्होंने कहा कि द्वारका एक्सप्रेसवे, कौन सा द्वारका, कहां पर है, गुजरात में। तो द्वारका एक्सप्रेसवे जिसे भारत में पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, 2023 में शुरू हो जाएगा। ये कह रहे हैं नितिन गडकरी साहब कि जो हम एक्सप्रेसवे बना रहे हैं जिसको नाम दिया गया द्वारका एक्सप्रेसवे, ये 2023 शुरू होते होते शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरह से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, ये आप छोटे फोटो में देख पा रहे होंगे, छोटी सी छवि में आप देख पा रहे होंगे। आगे हम बात करते हैं, तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जो वास्तव में जो स्वर्णिम चतुर्भुज जो एक रोड परियोजना थी उसका भाग भी है। तो दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे
एक्सप्रेसवे और मुख्य रूप से पश्चिमी दिल्ली के यात्रियों से गंभीर यातायात भीड़ का अनुभव करने वाली मुख्य सड़कों पर दबाव कम करेगा। यानी जो ये द्वारका एक्सप्रेसवे बन रहा है, इससे जो ट्रैफिक जैसी समस्याएं देखने को मिलती थी दिल्ली में, खास करके वेस्टर्न दिल्ली में, और बात करें दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर कभी भी आप जाइएगा तो आप शाम में ये मान करके चलिए, यदि आपको घर पहुंचना है 8 बजे तो आप कम से कम 2 घंटे पहले निकलिए, क्योंकि दिल्ली में इस रोड पर इतना ज्यादा ट्रैफिक होता है कि ये मान लीजिए आप 4 व्हीलर से हैं तो आप गए 2-3 घंटे के लिए, बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पर। और बाइक वगैरह वाले जो लोग हैं वो तो इधर उधर से जो है कॉलोनी वालों से लेकर के निकल जाते हैं, लेकिन बड़े वाहन वाले और जो खास करके अपने व्हीकल से नहीं चल रहे हैं, उन लोगों के लिए समस्या बहुत ज्यादा रहती है। तो इस समस्या में थोड़ी बहुत कमी, या हम कह सकते हैं एक बड़ी निजात देखने को मिल सकती है द्वारका एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने से। अब हम डिस्कस करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे क्या है। हम डिस्कस करते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, एक 16 लेन एक्सप्रेसवे नियंत्रित राजमार्ग है। ये क्या, 16 लेन, यानी इस एक्सप्रेसवे पर 16 लेन होंगी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर 16 लेन का मतलब 16 रोड होंगे क्या? तो ध्यान दीजिएगा, एक बच्चा कोई कल परसों मुझे पूछ रहा था कि 16 लेन का मतलब 16 रोड रहते होंगे। अरे भैया 16 रोड नहीं रहते हैं, ये ब्लैक इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ब्लैक कलर होता है रोड का। अब ब्लैक कलर होता है रोड का, अब ब्लैक कलर पर जो वहां पर पट्टी यूज करते हैं वो व्हाइट कलर की यूज करते हैं, तो इसको कहेंगे 16 लेन। कितना, 16 लेन। अब ये 16 लेन जो है सामान्यतः ऐसे देखने को मिलता है, कभी कभार 16 लेन जो है वो दूसरे रूप में देखने को मिल जाएगा कि इसमें तो मैंने 2 भागों में विभाजित किया है, इसको 16 लेन को कभी कभी 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। जैसे एक तो लाइन ये ही है, अब दूसरी 16 में से 4 में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहां पर 1 2 3 4, अब ये वाली लाइन, अब ये जो है लाइन ये जाने के लिए हो गई, ये आने के लिए, अब ये वाली जाने के लिए, और यहां से बन जाएगी ये आने के लिए। इस प्रकार से 16 लेन बनती है। 16 लेन का से ये नहीं कि 16 रोड बना देंगे, 16 रोड नहीं बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। समझ गए मेरी बात को? तो चलिए फिर आगे। तो दिल्ली द्वारका को हरियाणा के गुरुग्राम से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे को कुल 9,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। अगली बात, इसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है, 29 किलोमीटर है, जिसमें 19 किलोमीटर हरियाणा में और शेष 10 किलोमीटर दिल्ली में पड़ता है। अब आपके जहन में चल रहा होगा सर हम तब से द्वारका जो है वो लेकर के चले थे गुजरात वाला, लेकिन गुजरात वाला द्वारका नहीं है, ये द्वारका जो है कहां पर है, दिल्ली में ही है। आप अगर दिल्ली में कभी आए हैं और मेट्रो से कभी आपने सफर किया है दिल्ली में, तो दिल्ली में मेट्रो से सफर जब आप करेंगे तो एक ब्लू लाइन आती है, जो लोग दिल्ली के वो जानते होंगे, एक ब्लू लाइन आती है। अब उस ब्लू लाइन पर जब आप जाएंगे तो ब्लू लाइन पर तो मेट्रो के 2 गंतव्य स्थल हैं। एक लास्ट गंतव्य स्थल है जिसको कहते हैं नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी ब्लू लाइन पर, और एक जो गंतव्य स्थल है उसका दूसरी साइड में उसको कहते हैं द्वारका। द्वारका के सेक्टर बने हुए हैं कई सारे। तो द्वारका का मतलब इस द्वारका से, द्वारका का मतलब गुजरात वाले द्वारका से नहीं है, क्योंकि आप द्वारका का नाम सुनते से ही बहुत ज्यादा उत्सुक हो गए होंगे, ओ माय गॉड बहुत लंबा बनेगा रोड। तो इधर ध्यान दीजिएगा, कुल लंबाई कितनी है, 29 किलोमीटर है। आगे ध्यान दें तो एक्सप्रेसवे NH8 यानी नेशनल हाईवे नंबर 8 जो दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, पर शिव मूर्ति से शुरू होता है और द्वारका सेक्टर 21, ये द्वारका सेक्टर 21 वही है जिसको मैं बता रहा हूं कि ब्लू लाइन मेट्रो स्टेशन है अंतिम, द्वारका सेक्टर 21। तो ध्यान दीजिएगा, द्वारका सेक्टर 21 और मूर्ति, शिव मूर्ति, यहाँ इसके बीच में गुरुग्राम की सीमा पर ये जो रोड है वो बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। सपना मिश्रा जी कह रही है केजरीवाल से बात करके मुखर्जी वाला रोड बड़ा करवा दीजिए। और सर जी, हाँ मुखर्जी नगर में थोड़ा ट्रैफिक की दिक्कत रहती है,
पुराना बना हुआ है। अब आदरणीय स्वर्गीय हमारे बहुत ही आदर्श माने जाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर मुखर्जी नगर का नाम पड़ा है। तो मुखर्जी नगर में कुछ उनकी एक्टिविटीज रही थी, इस वजह से मुखर्जी नगर का डेवलपमेंट जो है वो पुराने लेवल का हुआ है। इस समय पर उसमें आवश्यकता है, बहरहाल वो देखेंगे वहां के लोग जो हैं। तो और बसई के माध्यम से खेर की टोला, खेर की दौला, देखिए ये खेर की दौला जो नाम लिखा गया है ना, ये वास्तव में हरियाणा में आता है, गुड़गांव के पास ही है। ये खेर की दौला नहीं है, इसको कहते हैं खेड़ की दौला। खेड़ की दौला एक ऐसा कस्बा है गुड़गांव के पास में जो सबसे ज्यादा समृद्ध हुआ है। गुड़गांव के बढ़ने से जो सबसे ज्यादा हरियाणवी लोगों का जो रौला आप देखते हैं कि ये कार, ओपन कार और जो है हुक्का वुक्का, ये जो मामला आपको सामान्यतः देखने को मिलेगा, तो गुड़गांव के रीजन में खेड़ की दौला नाम का कस्बा है, यहां से ही आपको देखने को मिलेगा। गांव पहले था ये, और इतना बड़ा विशाल गांव था कि मुझे लगता है कि गुड़गांव के आसपास में खेड़ की दौला से बड़ा कोई गांव होगा नहीं, बहुत बड़ा गांव था खेड़ की दौला। यहां पर टोल प्लाजा खेड़ की दौला के पास में, टोल प्लाजा के पास में जाकर के ये समाप्त होता है। इसमें 4 बहुस्तरीय इंटरचेंज होंगे, 4 बहुस्तरीय इंटरचेंज, यानी 4 जगहों पर जाकर के एक रोड से दूसरे रोड पर, दूसरे से तीसरे पर, तीसरे से पहले पर, या पहले से 16वें पर, इस तरह से हम रोडों में चेंजेस कर सकते हैं 4 जगहों पर मात्र, जिसमें भारत की सबसे लंबी और सबसे चौड़ी सड़क सुरंग शामिल है, जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर होगी और इसमें 8 लेन होंगे। यानी सामान्यतः हम देखेंगे तो रोड 16 लेन का है, लेकिन जब हम सुरंग के भीतर से निकलेंगे इस रोड में तो इसमें लेन रह जाएंगी 8, 16 की जगह पर, और जो सुरंग है उसकी लंबाई है 3.6 किलोमीटर। यूपीपी से जो है वो पूछ लेता है, एक डुबरी सदिया वाला जो असम में बना था उसकी लंबाई यूपीपी से पूछ चुका है, तो लंबाई पूछ लेगा 3.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है जो सुरंग बन रही है यहां पर, तो आप याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये जो रोड है वो आप देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से रोड बना हुआ है, इस तरीके से डिजाइन होगा ये। आगे देखते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, टाइम कितना होगा 8:15। चलिए इसको भी देख ही लेते हैं जल्दी से। ये इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, इसकी कटिंग है आप देख रहे हैं। इंडियन न्यूज़पेपर जो है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, इसमें दिया हुआ है इंडियाज डेमोग्राफी एट क्रॉस रोड्स elderly may outnumber the youth। यानी कहने का मतलब यह है कि एक सूचकांक जारी हुआ है, यूथ इन इंडिया 2022 एक सूचकांक जारी हुआ है। इस सूचकांक को अगर हम देखें तो आगामी भविष्य में एक अनुमान लगाया गया इस सूचकांक के माध्यम से कि भारत में युवाओं की आबादी घटती जा रही है और निकट भविष्य में युवाओं की आबादी भारत में कम हो सकती है। क्योंकि इस समय पर हम दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति वाले देश हैं, इस समय पर दुनिया में यूथ पावर जो है वो सबसे ज्यादा भारत के पास है। तो हमें इस यूथ पावर का यूटिलाइजेशन मैक्सिमम टू मैक्सिमम करना चाहिए, लेकिन हम जो है कहीं कहीं पर चूक रहे हैं, हमें काम करना चाहिए। बहरहाल हम इस समय पर डिस्कस करेंगे यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 पर। तो ये जो है सांख्यिकी यानी स्टैटिक और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI ने यूथ इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी कर दी है, जिससे पता चलता है कि युवाओं की जनसंख्या में गिरावट आ रही है, जबकि 2021 से 36 के दौरान बुजुर्गों की हिस्सेदारी बढ़ने की उम्मीद है। जाहिर सी बात है इस समय पर हम लोग क्या हैं, युवा हैं। तो जो हम युवा हैं तो समय तो सत्य है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम आज जवान हैं दोस्तों तो बुढ़ापा भी हम ही पर आएगा। ऐसा नहीं है कि हम युवा ही बने रहेंगे हमेशा, नहीं। तो 2021 से 36 तक अगर हम बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं उस साइड में, तो युवाओं की आबादी में हमें उत्तरोत्तर कमी देखने को मिलेगी। और इसी प्रकार से जो वृद्ध लोग हैं, जो उनकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप जानते हैं एक जो है घटेगा तो दूसरा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो युवाओं की जो आबादी है वो घटेगी और बुजुर्गों की जो हिस्सेदारी है ओवरऑल पॉपुलेशन में वो बढ़ जाएगी।
प्रजनन क्षमता में निरंतर गिरावट आ रही है और इसी कारण कामकाजी उम्र 25 से 64 वर्ष के बीच की जनसंख्या में वृद्धि हुई है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रजनन क्षमता जो है इसमें निरंतर कमी आ रही है। जो हम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी देखते थे, लोगों की क्षमता देखते थे प्रजनन की, उसमें निरंतर कमी आ रही है। कमी के कई सारे रीजन हैं। एक तो हमारा जीवन जो है भौतिकवादी ज्यादा हो गया है। भौतिकवादी जीवन होने की वजह से महिला और पुरुष दोनों में ही बायोलॉजिकली जो इफेक्ट है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रजनन क्षमता जो है घट रही है। दूसरी बात, अपनी सेक्सुअल जो कैपेसिटी होती है उसका यूटिलाइजेशन इतना ज्यादा कर देते हैं कि एक एज आने के पहले ही लोगों में जो हम कहते हैं प्रजनन क्षमता जो बनी रहती है, वो जो प्रजनन क्षमता है वो पहले ही समाप्त हो जाती है। दूसरी बात एक ये देखने को मिलती है कि सरकार की तरफ से भी निरंतर ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि लोग जो हैं वो आबादी को कम करें, जनसंख्या को नियंत्रित रखें। तो इस वजह से भी हम देख रहे हैं कि लोगों में प्रजनन क्षमता को कम करने के लिए विभिन्न प्रकार की मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज की जा रही है, विभिन्न प्रकार के ट्रीटमेंट लिए जा रहे हैं, जिससे प्रजनन क्षमता जो है कम हो जा रही है। बहरहाल अब प्रजनन क्षमता कम हो रही है, इसके कारण कामकाजी उम्र की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हमें दिखाई दे रही है। यानी एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब छोटे बच्चों की संख्या कम होगी तब हमें बड़े बच्चों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी। अब छोटे बच्चों की संख्या वास्तव में कम की गई है तो भी तो हमें तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो बड़े वालों की संख्या ज्यादा दिखाई देगी। इसलिए जो 25 से 64 वर्ष के बीच में जो कामकाजी उम्र के जो लोग हैं, वास्तव में देखिए एक उम्र होती है 14 से लेकर के 15 से 64, 15 से 64 के बीच में जो उम्र होती है, ये उम्र वास्तव में ये कहलाती है कि ये कामकाजी है। ये वो लोग हैं जो अपने भविष्य के निर्माण के लिए कार्यरत हैं। लेकिन 25 वर्ष की उम्र में एक आंकड़ा लिया ये जाता है कि 25 वर्ष का व्यक्ति जो है वो भारत में सामान्यतः आत्मनिर्भर बन जाता है, सेल्फ डिपेंड बन जाता है। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि अगर अपवाद देखें इसके, तो जो लोग विभिन्न प्रकार की बड़ी तैयारियां करते हैं, अपने कैरियर को एक अच्छे आयाम पर लेकर के जाना चाहते हैं, वो 25 की उम्र में भी लगभग रोजगार से वंचित रहते हैं, जिससे प्रति व्यक्ति त्वरित आर्थिक विकास का अवसर पैदा हुआ है इस समय पर, क्योंकि कामकाजी आबादी बढ़ गई है। आयु वितरण में यह बदलाव त्वरित आर्थिक विकास के लिए एक समयबद्ध अवसर प्रदान करता है, जिससे जनसांख्यिकी लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं इसी को। जब किसी देश में कामकाजी जो आयु वर्ग की आबादी है वो ज्यादा है और वो देश उस आबादी का लाभ उठाए या न उठाए, उस जो आयु वर्ग की जो जनसंख्या है उसको हम डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से जानते हैं। अब उस आबादी का देश के पास संसाधन है, तकनीक है, क्षमता है, तो यूटिलाइजेशन करके देश की समृद्धि और विकास दोनों के स्तर पर देश को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन यदि देश की पॉलिसी नीतियां ऐसी हुई कि वो वास्तव में ऐसी जो आबादी है इसका भरपूर प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है, तो स्थितियां दूसरी हो सकती हैं, दिक्कत वाली हो सकती हैं। क्योंकि देखिए जो बड़ी आबादी है ना, बड़ी आबादी, ज्यादा जनसंख्या जो है वो दो धारी तलवार की तरह होती है। दो धारी तलवार कैसे? यदि हमने जनसंख्या बड़ी है और उसको स्किल नहीं दिया है, उसको कौशल नहीं दिया है, तो वो आबादी कैसे काम कर पाएगी? अनस्किल्ड ही काम कर पाएगी। और अनस्किल्ड काम करने से न तो मानव का भला हो सकता है, न ही देश का भला हो सकता है, क्योंकि अनस्किल्ड काम करने वाले 200-300 रुपए कमाएंगे, 400 रुपए। लेकिन स्किल प्राप्त होने के बाद हो सकता है डबल हो जाए इनकम। तो डबल इनकम हो जाएगी तो इससे देश की वृद्धि और विकास में भी जो है बढ़ावा मिलेगा, और व्यक्ति का जो अपना आधारभूत विकास है कि व्यक्ति अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण कर पाएगा, खुद नहीं करेगा, बच्चों को देगा, स्वास्थ्य के स्तर पर अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो कम आयु वर्ग के लोग हैं और उनमें अगर स्किल डेवलपमेंट की चीजें हम स्टार्ट कर देते हैं, तो जब वो युवा होते हैं, कामकाजी आयु वर्ग की उम्र में जब आते हैं, तब वो देश के लिए बहुत बड़े लाभ के लिए लाभ के व्यक्ति साबित हो सकते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं हम आगे, ध्यान दीजिए। तो रिपोर्ट के निष्कर्ष क्या क्या निकल करके आए हैं? तो रिपोर्ट में जो निष्कर्ष निकल के आए हैं
देखिए प्रीति सोनी जो कह रही है बुजुर्गों की मृत्यु भी होगी तो बुजुर्ग की जनसंख्या में कमी आएगी। देखिए जब बुजुर्गों की हम वृद्धि की बात कर रहे हैं कि जो है 2021-22 से लेकर के 35-36 तक बुजुर्गों की आबादी जो है वो बढ़ेगी, तो फिर इसका अगला अगर हम फेज देखेंगे तो अगले फेज में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आबादी कम होगी और बुजुर्गों की आबादी कम होने से ओवरऑल जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो भी कम हो जाएगी और जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो भी हमें एक एंगल पर नियंत्रित होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जन्म दर कम है इधर, युवाओं की संख्या कम है इधर, तो युवा जो है वृद्ध भी कम हो पाएंगे और वृद्ध जो है वो निकल लेंगे पहले। इस वजह से जो संख्या है वो नियंत्रित हो सकती है, ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ सकती है। युवा आबादी में हम कंक्लूजन की बात करें रिपोर्ट के, तो युवा आबादी में 11 से 36 की आबादी की शुरुआत में युवा आबादी में वृद्धि हुई है, लेकिन उत्तरार्ध में गिरावट शुरू हो गई है। यानी 21 से लेकर के 2011 से लेकर के 36 की बात करें तो 2011 से 36 के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध का मतलब होता है इनिशियल फेज, शुरुआती 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसको क्या कहेंगे हम? पूर्वार्ध कहेंगे, इनिशियल फेज कहेंगे। तो इस फेज में युवाओं की जो आबादी थी उसमें हमें वृद्धि देखने को मिली, लेकिन इसका जो उत्तरार्ध होता है, जो लास्ट फेज होता है, जिसको हम देख सकते हैं 19, 20, 21, 22, 23 ऐसे करके कहां तक 36 तक देख सकते हैं। तो 36 तक जब हम जाएंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि जो युवाओं की आबादी पहले बढ़ रही थी वो युवाओं की आबादी अब ओवरऑल पॉपुलेशन में कम होती जा रही है। किसकी आबादी बढ़ती जा रही है? जो युवा पहले ज्यादा थे वो बुजुर्गों में तब्दील होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं। तो ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। 1991 में कुल युवा आबादी जो थी हमारी वो 222.7 यानी 222.7 मिलियन थी और उससे बढ़कर 2011 में 333.4 मिलियन हो गई, यानी 2 के 3 बार। ये कब थी? 1991 में। और 10 वर्ष बाद, 10 नहीं 20 वर्ष बाद ये जो पॉपुलेशन है वो कितनी बढ़ गई? 333 हो गई, यानी 111। कितना? 111 का इजाफा हो गया, 111 मिलियन का। कितने वर्ष में? तो 20 वर्ष में इजाफा हो गया। आगे बात करते हैं। और 2021 तक ये जो पॉपुलेशन है ये 371.4 मिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, क्योंकि जनगणना जो है वो पूरी तरह संपन्न नहीं हो पाई कोविड के कारण, तो हमें पता नहीं है। और इसके बाद 2036 तक घट करके ये 345.5 मिलियन हो जाएगी। यानी ध्यान दीजिएगा 371 हो रही है कब? 21 में। 371 ये कब हो रही है? 2021 में। 2021 में। और जब हम 2036 में पहुंचेंगे तो ये घट करके 345 हो जाएगी, अर्थात 45 का मतलब 5 और 20 25, यानी 24 मिलियन के करीब आबादी जो है वो कम हो जाएगी। कब तक? 2021 से 36 तक। ठीक है। युवाओं और बुजुर्गों की आबादी का अनुपात कुल आबादी में युवाओं का अनुपात 1991 के 26.6% से बढ़कर वर्ष 2016 में 27.9% हो गया। यानी 91 से 2016 तक अगर हम जाएं तो 20 में से कितना घटा दें? 5 घटा देते हैं, तो 15 वर्ष में जो है पॉपुलेशन में युवाओं की जो आबादी है उसमें लगभग 1.5% का इजाफा हमें देखने को मिला है। कितने वर्ष में ये देखने को मिला है? तो 15 वर्ष में। जो मैं ये पॉइंट लिखता हूं ना बीच में से निकाल करके, ऐसे ही पॉइंट एग्जामिनर बनाता है। डेटा सबने पढ़ा है, लेकिन उस डेटा के एनालिसिस से जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न पर भी फोकस किया करिए। मैं ये लिख दे रहा हूं ना तो इसको भी लिख लिया करिए लगभग में इतना, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा। तभी तो मैंने इस सेशन को नाम दिया न्यूज एनालिसिस। एनालिसिस करना है हमको डेटा। ठीक है, चलिए
अभी 2-3 मिनट में और हो जाएगा ये काम, अभी छोड़ता हूं। और फिर नीचे की ओर रुझान शुरू होकर 2036 तक ये 22.7 तक पहुंचने का अनुमान है। यानी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2036 में युवाओं की आबादी ओवरऑल आबादी में 22.7% तक होगी या रह जाएगी। आगे बात करें इसके विपरीत, कुल आबादी में बुजुर्ग आबादी का अनुपात 1991 में जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आबादी 6.8% थी, जो 2016 में आबादी कितनी हो गई है, 9.2% हो गई है। यानी ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके अकॉर्डिंगली वृद्धों की आबादी भी बढ़ी है। लेकिन अब ज्यादा बड़ा चेंज होगा, कैसे होगा, 9.2 हो गई है और 2036 में इसके 14.9% तक पहुंचने का अनुमान है दोस्तों। यानी 1991, 9 वर्ष तो ये और 36 ये, तो 45 वर्ष बाद अगर हम देखें 45 वर्ष में जो परसेंटेज है जनसंख्या में वो कितना बढ़ जाएगा, तो 14 और 6, यानी कि लगभग हम मान सकते हैं 8 से 9% जो है वो ये वृद्धि हो गई है, वृद्धि। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। राज्यों में परिदृश्य की बात करें तो केरल, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में 2036 तक युवाओं की तुलना में अधिक बुजुर्ग आबादी का अनुमान है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यानी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो ये राज्य ऐसे हैं, इनमें आप जब जाएंगे 2036 में तब किसी से हाथ मिलाएंगे तो सामान्यतः वो व्यक्ति हो सकता है कि बुजुर्ग हो, वो व्यक्ति आपको युवा न मिले, क्योंकि युवाओं की आबादी कम हो जाएगी, बुजुर्गों की आबादी कम बढ़ जाएगी। यहाँ पर इन राज्यों में ऐसा हो सकता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं हम बिहार एवं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2021 तक कुल जनसंख्या में युवा आबादी के अनुपात में वृद्धि का अनुभव किया गया है और फिर इसमें गिरावट की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ इन दोनों राज्यों में देश के आधे से अधिक अर्थात 52% युवाओं के होने का अनुमान है। ठीक बात है। चलिए इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, महत्व की बात कर लेते हैं। तो भारत में जनसांख्यिकी लाभांश के लिए अवसर मौजूद है, यानी डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है उसका हम लाभ लेना चाहें तो हमारे पास अवसर है। बस आवश्यकता इनिशिएटिव लेने की, पहल करने की, हमें शुरुआत करने की आवश्यकता है। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं। आगे देखें, जहां युवा उभार, यूथ वुल्ज नाम का एक टर्म है, इसको आप याद रखिएगा। जहां युवा उभार देखा गया है, यानी यहाँ पर युवा उभार का मतलब क्या है, युवा जो आबादी है, युवा जो पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि देखी गई है। हालांकि युवाओं को शिक्षा तक पहुंच, लाभकारी रोजगार, लैंगिक असमानता और बाल विवाह, युवाओं के अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं और किशोर गर्भावस्थाओं जैसी विभिन्न विकास चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य परीक्षा में जब आपको प्रश्न लिखना होगा तब आपको ये चैलेंजेस भी बताने पड़ेंगे कि भैया ये चुनौतियां भी विद्यमान बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। युवा उभार जनसांख्यिकी स्वास्थ्य को संदर्भित करता है, जहां आबादी का एक बड़ा हिस्सा बच्चों और युवाओं, वयस्कों का होता है। वर्तमान में युवाओं के अधिक अनुपात के परिणाम स्वरूप भविष्य में जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात अधिक होगा। यानी ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, वर्तमान में युवाओं के अधिक अनुपात के परिणाम स्वरूप भविष्य में जनसंख्या में बुजुर्गों का अनुपात अधिक होगा। ये प्रकृति का नियम है, आप जान ही रहे हैं। इससे बुजुर्गों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों के विकास की मांग पैदा होगी। अब दोस्तों एक चीज हुई थी, मेंस की अप्रोच किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। हमारे पास रिपोर्ट कौन सी आई है कि यूथ आबादी जो है भविष्य में कम हो सकती है। अब यूथ आबादी भविष्य में कम होगी, ये रिपोर्ट आई है। अब इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने अपने भविष्य के खर्चों को नियंत्रित करने की यदि योजना बना ली है तब हम एक सफल देश बन सकते हैं। लेकिन अगर हमने दीर्घ काल में ये सोच करके रह गए कि नहीं युवाओं की संख्या ही तो कम हो रही है, हमें अपनी कल्याणकारी, यानी हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर,
जो राजस्व व्यय है उसमें जो वृद्धि होगी उसके बारे में अगर हमने अभी से नहीं सोचा तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे, क्योंकि युवाओं की आबादी कम होगी, अर्थात जो हम काम कर रहे हैं काम के लेवल पर हमारी आमदनी घट जाएगी और बुजुर्ग लोगों की जो आबादी बढ़ेगी। तो दूसरी चीज ये हो जाएगी कि बुजुर्ग डिपेंड होते हैं, उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर के उनकी देख रेख तक बहुत सारी चीजों का व्यय बढ़ जाएगा और ये व्यय जो है वो व्यक्ति पर ही नहीं बढ़ेगा बल्कि सरकार पर भी बढ़ जाएगा। और सरकार पर जब व्यय बढ़ेगा तो दोस्तों आप जानते हैं हमारा देश कल्याणकारी है। कल्याणकारी देश में विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हमें चलानी पड़ेंगी बुजुर्गों के लिए, विभिन्न प्रकार से हमें पेंशन, भत्ता और स्वास्थ्य की सुविधाओं को लेकर के चीजें प्रदान करनी पड़ेंगी। तो ये सारी जब चीजें हम प्रदान करते हैं तो आप इकोनॉमी के विद्यार्थी हैं अगर, तो आप जान रहे होंगे दो प्रकार के जो है एक्सपेंडिचर होते हैं, एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जिसको हम राजस्व कहते हैं, राजस्व व्यय, और दूसरा पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय वो होता है जो फायदेमंद है। फायदेमंद क्यों है पूंजीगत व्यय जो है? पूंजीगत व्यय इसलिए फायदेमंद है क्योंकि पूंजीगत व्यय से या तो हमारी परिसंपत्तियां बढ़ रही हैं, असेट्स क्रिएट हो रहे हैं, या हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, अर्थात या तो हम किसी का लोन वगैरह दे रहे हैं तो जो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर थी वो कम हो गई, यानी आपने किसी से ऋण लिया हुआ था वो ऋण दे दिया, मतलब ऋण का बोझ घट गया, तो पूंजीगत व्यय जो आपने किया वो ठीक कर दिया। दूसरी बात यह है कि आपकी असेट्स बढ़ रही हैं, आपने भूमि लेकर के खरीद के डाल दी, पूंजीगत आपका व्यय है, आपने पैसा खर्च तो किया है लेकिन ऐसी जगह पर खर्च किया है जहां खर्च करना जो है दर्द नहीं देगा बल्कि खुशी देगा। तो हम पूंजीगत व्यय करना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन सच्चाई ये है कि हम राजस्व व्यय से भी बच नहीं सकते हैं। तो राजस्व व्यय कल्याणकारी योजनाओं में सब्सिडी जो हम देते हैं ये सब का सब क्या है? राजस्व व्यय है, क्योंकि यहां से हमें कुछ आउटपुट नहीं मिलना है, यहां से हमें डायरेक्टली कुछ आउटपुट नहीं मिलना है कि हम ये कहें कि हमारा जो है असेट्स क्रिएट हो गई, परिसंपत्ति बन गई है जिसको हम बेच करके कभी भी कुछ अपना मौद्रिक आय बना सकते हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ना ही हमने किसी का ऋण दे दिया है। मान के चलिए अगर कल्याणकारी योजनाओं पर 100 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तो 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिया तो मतलब गया पैसा। अगर 100 करोड़ रुपए हम खर्च करते और हम 100 करोड़ रुपए खर्च करके विश्व बैंक या IMF का हमारे पास जो लोन है उसको चुका देते तो पूंजीगत व्यय हो जाता है कि हमारे पास जो ऋण था अब कम से कम हमें देना तो नहीं पड़ेगा, कम से कम हम उससे तो निवृत्त हो गए। तो इस प्रकार से हमें इस एंगल पर भी सोचना पड़ेगा कि यदि युवाओं की आबादी कम हो रही है तो निकट भविष्य में राजकोषीय घाटा बढ़ने की संभावना बन जाती है। और राजकोषीय घाटा दोस्तों और बजट घाटा ये दोनों मिल करके राजकोषीय घाटा और पूंजीगत घाटा जो है मिल करके दोनों बजट घाटे को इंक्रीज कर देते हैं। और फिर दोस्तों बाद में हम देखते हैं बजटीय समेकन या राजकोषीय समेकन आप देखते हैं। तो राजकोषीय समेकन के समय पर हमारे सामने चुनौतियां उत्पन्न होने वाली हैं। अब जो लोग इकोनॉमी नहीं पढ़े वो घबराइएगा नहीं, ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी है जो आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तब आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बुजुर्ग आबादी की हिस्सेदारी में वृद्धि से सामाजिक सुरक्षा और कल्याण प्रणालियों पर दबाव पड़ेगा तथा अगले 4-5 वर्षों में उत्पादन रोजगार सृजन में तेजी लाने के लिए इसका अच्छी तरह से उपयोग करने की आवश्यकता है। आमतौर पर असंगठित रोजगार वाले लोगों के पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, इससे संबंधित राज्यों पर बोझ बढ़ेगा। ये भी बात है जो ध्यान रखनी है आपको। इनिशिएटिव हमने क्या क्या लिया है उसके बारे में बात करते हैं। टाइम कितना हो गया? 36 हो गया, इसको यहीं छोड़ देते हैं, इनिशिएटिव से कल कर लेंगे। जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम प्री निकाल लेंगे, सिर्फ एक्चुअल पढ़ लेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा, तो देखिए बुरा लगेगा आपको, हो सकता है बुरा लगे, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन प्रीलिम्स पास करके आपका कुछ होने जाने वाला नहीं है। दूसरी बात, प्रीलिम्स तभी पास आप कर सकते हैं जब मेंस ओरिएंटेड आपने तैयारी की होगी। इसलिए आप मेंस की जो क्लासेस चल रही हैं उन्हें अनदेखा कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप स्वयं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। और मैं तो ऐसे विषय को डिस्कस करने जा रहा हूं जिस विषय का एकमात्र ऐसा विषय है जिसका सबसे ज्यादा जो रोल है, सबसे ज्यादा योगदान है। अर्थात मैं बात कर रहा हूं किसकी? तो
एथिक्स की बात कर रहा हूं। तो उम्मीद रहेगी कि आप अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस सेशन को ज्वाइन करेंगे और इस सेशन को बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं आपको होमवर्क वो जो प्रश्न दिया था बीच में वो है, उसको लिख करके मुझे चेक करवाना है। ध्यान रखिएगा, आप अपना और अपनों का पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ये मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है। धन्यवाद, नमस्कार।